नमस्कार, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शंकरौत मिश्रा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने रेलवे बोर्ड ने 1 फरवरी 2023 को एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन इशू की। ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने रेलवे बोर्ड ने कॉम्पेशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग इशू किया है, और जहां पर उन्होंने सभी जोनल ऑफिसेस को, सभी पर्सनल यूनिट्स को कुछ निर्देशिका भी प्रोवाइड कर दिया है कि किस तरह से उनको कॉम्पेंसेट ग्राउंड के अपॉइंटमेंट को जो भी एप्लीकेशन आएगा उसको एक्सेप्ट करना है, क्या बेनिफिशरीज को यानी कि एप्लीकेंट्स को क्या वहां पर कहना है, कॉन्सर्न्ड वेलफेयर विंग का क्या यहाँ पर दायित्व है और एप्लीकेंट का भी क्या यहाँ पर दायित्व है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी कुछ क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 1 फरवरी 2023 को इशू किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे, स्पेशली जिनका कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट रेलवे से जुड़ा हुआ है, जो रेलवे से कनेक्टेड है, और जिनका एप्लीकेशन अभी भी फंसा हुआ है, नहीं तो जो एप्लीकेशन डालने वाला है उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। दोस्तों, ये जो क्लैरिफिकेशन है, जो एक्सप्लेनेशन रेलवे बोर्ड ने इशू किया है, काफी लंबा चौड़ा है, और मैं इसको समराइज करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट विषय आप लोगों से शेयर करूंगा। जैसे कॉन्सर्न वेलफेयर विंग के यहाँ पर दायित्व क्या है। पहले तो रेलवे ने यहाँ पर कहा है कि सभी जो डीआरएम ऑफिसेस है, नहीं तो सभी जो उनके जो कार्यालय है, हेड ऑफ ऑफिसेस है, वहां पर जो वेलफेयर विंग है उनका एक महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि कॉम्पेशनेट रिलेटेड अपॉइंटमेंट के बारे में एप्लीकेंट को जब वो एप्लीकेशन थमाता है उनके हाथ पे, तभी उनको एक प्रोसीजर देना चाहिए। वहां पर सारे ये चीज मेंशन रहेगा कि उनको क्या क्या दस्तावेज यहाँ पर देना है, उनको टाइम लिमिट यहाँ पर कितना है, और उनको सारे प्रकार चीजों का कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट रिलेटेड सारे प्रकार चीजों का जो एक कॉन्सेप्ट है उस ब्रोशियर में मेंशन रहेगा, और वो ब्रोशियर उनको थमाना है। यानी कि वेलफेयर ऑफिस जो एप्लीकेंट को है, जो कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट के लिए आए हुए हैं, उनको एप्लीकेशन के साथ एक ब्रोशियर थमाएगा। उसके बाद कॉन्सर्न डिपार्टमेंट के, कॉन्सर्न हेड ऑफ ऑफिस के, कॉन्सर्न डीआरएम ऑफिस के जो वेलफेयर विंग है वहां पर एक रजिस्टर मेंटेन करना अवश्य है उन लोगों को। क्या कि कौन जो रेलवे का जो एम्प्लॉई है, जो एक्स एम्प्लॉई है, नहीं तो जो मेडिकली अनफिट घोषित हो चुके हैं, जो इनकैपेसिटेड हो चुके हैं, उनका नाम वहां पर मेंशन रहेगा, उनका अगेंस्ट कौन एप्लीकेशन वहां पर डालने आ रहे हैं उसका नाम भी मेंशन रहेगा, डेट मेंशन रहेगा, और वहां पर रिमार्क्स नाम के एक कॉलम रहेगा जहां पर वो कब, अगर वो माइनर है तो कब मेजोरिटी अटेंड कर रहा है वो यहाँ पर मेंशन रहेगा, और वो माइनर है कि मेजर है इस तरह का भी एक कॉलम रहेगा, और आखिर में एक फाइल नंबर भी वहां पर देना है, ताकि इसको रेफर करके, इसको बेस करके ये जो केसेस है, कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट रिलेटेड केसेस है, इसको परस्यू किया जाए, इसको मूव अहेड किया जाए। उसके बाद कॉन्सर्न वेलफेयर विंग का ये दायित्व बनता है कि वो जो डिजीज रेलवे एम्प्लॉई है, नहीं तो मेडिकली अनफिट जो रेलवे एम्प्लॉई है, उनके स्पाउस को, नहीं तो उनके वार्ड को ये अच्छी तरह से समझाए कि अगर उनके संतान माइनर है तो उन जो जब भी वो मेजोरिटी अटेंड कर लेंगे उसके इमीडिएटली उसको एप्लीकेशन वहां पर देना है। यानी कि पहले तो एक इनिशियल एप्लीकेशन कॉम्पेशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए देना पड़ेगा, मगर अगर संतान बिलो 18 है तो तभी वेलफेयर विंग के जो ऑफिसर्स है उनको जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट के बिहाफ में जो गार्जियन है, उनको ये बता देना चाहिए कि ये बंदा जब भी 18 साल अटेंड कर जाएंगे तब भी उनको इमीडिएट एप्लीकेशन देना है। हालांकि एक टाइम फ्रेम है, मैं इन लेटर ये डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि टाइम पीरियड भी यहाँ पर क्या रेलवे बोर्ड ने मेंशन कर रखा है। इसके साथ साथ रेलवे बोर्ड ने ये भी कहा है कि वेलफेयर विंग का ये भी दायित्व बनता है कि अगर डिजीज रेलवे एम्प्लॉई के, नहीं तो मेडिकली अनफिट रेलवे एम्प्लॉई के जो स्पाउस है वो एनफ लिटरेट नहीं है, उनको फॉर्म फिल इन के बारे में इतना जानकारी नहीं है, एप्लीकेशन फिल इन नहीं कर पा रहा है, तो ये वेलफेयर विंग का दायित्व बनता है कि उनके एप्लीकेशन को वो फिल इन कर दे, उनको गाइड कर दे कि कैसे क्या क्या दस्तावेज वहां पर लगेगा, और एप्लीकेशन को भी फिल इन करने का दायित्व वेलफेयर विंग का बनता है। अब हम लोग प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के बारे में जानेंगे कि टाइम लिमिट रेलवे में जो कॉम्पेशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट होता है वहां पर टाइम लिमिट क्या लिखा गया है। ऐसे तो यहाँ पर कहा गया कि जिस दिन रेलवे कर्मचारी का मृत्यु हो जाता है, नहीं तो वो मेडिकली अनफिट हो जाता है, इनकैपेसिटेड उनको घोषित कर दिया जाता है रेलवे की तरफ से, उस दिन से 5 साल तक, 5 साल के अंदर तक कॉम्पेशनेट ग्राउंड का जो भी एप्लीकेशन है वो कॉन्सर्न ऑफिस में वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाना चाहिए। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये भी कहा गया है यहाँ पर कि मान लीजिए जिस दिन रेलवे एम्प्लॉई के देहांत हो गया है, नहीं तो वो मेडिकली अनफिट हो गया है, उनको और नौकरी के एलिजिबल माना नहीं जा रहा है, उस दिन अगर उनका संतान, जो कोई भी अगर संतान यहाँ पर एप्लीकेंट है वो माइनर है, यानी कि उनका
बिलो 18 एज है तो उस दिन तो उनका इनिशियल एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट होगा, मगर जब भी वो मेजोरिटी अटेंड कर जाता है यानी कि जिस डेट में भी उनका 18 हो जाता है उसके ठीक 2 साल के अंदर ही कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट के लिए एक फॉर्मल एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट हो जाना चाहिए। ये 2 टाइम फ्रेम यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है, क्लैरिफाई कर दिया गया। हालांकि अगर इसके बाद भी बियॉन्ड दिस टाइम फ्रेम अगर कोई अप्लाई करता है तो उसका कंडीशंस कुछ अलग है, वो सब भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ऐसे तो जो भी एप्लीकेशंस है कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट के लिए जो भी एप्लीकेशंस है वो कंसर्न DRMs, जो चीफ वर्कशॉप मैनेजर्स है, जो HODs है कंसर्न डिपार्टमेंट के, वही एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर कहा गया है कि यहाँ पर देखिए बियॉन्ड 5 ईयर्स एंड अप टू 20 ईयर्स, या अगर बियॉन्ड 5 ईयर क्रॉस कर जाता है एप्लीकेशन में और 20 ईयर तक अगर कोई एप्लीकेशन वापस सबमिट करता है तो वो DRM, CWM यानी कि चीफ वर्कशॉप मैनेजर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, उनके दायरे में आता है, वो यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। और बियॉन्ड 20 ईयर्स एंड अप टू 25 ईयर्स, 20 साल हो गया है फिर भी एप्लीकेशन नहीं गिरा है तो 25 साल तक जो भी एप्लीकेशन गिरेगा वहां पर डिसीजन एकमात्र GM जनरल मैनेजर लेवल से ही, उनके पर्सनल लेवल से ही लिया जा सकता है। और 25 साल क्रॉस कर गया तब जाके कोई अगर रेलवे कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन डालता है तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही एकमात्र जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, वही एक डिपार्टमेंट होगा जहां यहाँ पर डिसीजन लेगा कि एप्लीकेंट को, बंदा को नौकरी दिया जाए कि नहीं। मगर इस सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि जो भी केसेस, जो भी आवेदन 5 साल के बाद आते हैं उसको रेलवे बोर्ड को या कंसर्न जो भी अथॉरिटी है उनको बहुत ही सोच समझ के लेना है, क्योंकि कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो नीड बेस्ड है, यानी कि जो भी डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नहीं तो जो भी मेडिकली अनफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके परिवार अगर कोई भी फिनेंशियल मिजरी से ना गो थ्रू करे, इसके लिए कंसर्न अथॉरिटी ने कॉम्पेशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट का जो स्कीम है वो बनाया है। और इमीडिएट मेडिकल और इमीडिएट रिलीफ के लिए, फैमिली को इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ के लिए कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो इसके चलते 5 साल क्रॉस कर जाने के बाद जो भी कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन आता है उनको रेलवे बोर्ड को बहुत ही सोच समझ के एक्सेप्ट करना है, क्योंकि सर्कमस्टेंस वाइज यहाँ पर अपॉइंटमेंट देना है। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि अगर लेवल 7 में कोई भी एप्लीकेशन डालता है जिनका हायर क्वालिफिकेशन है तो लेवल 7 का जहां पर ग्रेड पे 4600 रुपए है, 4600 रुपए है, जो कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट केवल और केवल GM लेवल पे ही होता है, जो जनरल मैनेजर वहां पर डिसीजन लेता है कि इनको लेवल 7 में नौकरी दिया जाएगा कि नहीं। उसके बाद लेवल 6 जहां पर ग्रेड पे 4200 रुपए है, वहां पर भी जनरल मैनेजर का ही डिसीजन चलता है। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, DR कोटा है, जहां पर 25% तक लिया जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, वहां पर भी जनरल मैनेजर का ही डिसीजन फाइनल है। दोस्तों इसके बाद इस सर्कुलर में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट रेलवे बोर्ड को, रेलवे अथॉरिटी को प्रायोरिटी बेसिस देना है। जो भी एप्लीकेशन आता है उनको उनके फैमिली के नीड के अनुसार प्रायोरिटी को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेना चाहिए और प्रायोरिटी बेसिस उनको एप्लीकेशन को जो भी है उसको इंपॉर्टेंस देना है, उनको नौकरी भी देना है सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड भी कुछ अहम क्लैरिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि डिजीज रेलवे एम्प्लॉय, नहीं तो मेडिकली अनफिट जो रेलवे एम्प्लॉय हो गए, उनके स्पाउस और वार्ड के लिए क्वालिफिकेशन के ऊपर इतना यहाँ पर टफनेस नहीं है। यहाँ पर जो स्पाउस और वार्ड को 5 साल तक टाइम लिमिट दिया जाता है कि वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको एक्वायर करे। मगर दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि अगर कॉम्पेशनेट बेस्ड अपॉइंटमेंट के लिए एम्प्लॉय के, डिजीज एम्प्लॉय के संतान यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उनको जब भी वो मेजोरिटी अटेंड करता है, अगर वो माइनर है तो जब भी वो मेजोरिटी अटेंड करता है तो उसको 2 साल के अंदर उनको जो मिनिमम जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसको ऑब्टेन कर लेना चाहिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग कुछ कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर जिस टाइम पे एम्प्लॉय के उनके देहांत हो जाता है, नहीं तो वो मेडिकली अनफिट हो जाता है, उस टाइम पे अगर जो संतान है वो कोई भी कोर्स में एडमिट हो चुके हैं तो उनको रेल बोर्ड के परमिशन लेके 5 साल तक उनको टाइम दिया जाएगा। उसके 5 साल के अंदर उनको क्वालिफिकेशन ऑब्टेन कर लेना है और वो जो एप्लीकेशन डाले हैं उनको जिस उस क्वालिफिकेशन के लिहाज से ही उनका एप्लीकेशन यानी कॉम्पेशनेट बेस्ड का एप्लीकेशन काउंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि एप्लीकेंट जो अभी हायर जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ परस्यू कर रहा है, ड्यूरिंग दिस परस्यूएशन अगर रेलवे एम्प्लॉय का देहांत हो जाता है, नहीं तो मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया जाए तो ये जो क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अगर कोई संतान माइनर है और वो जब मेजोरिटी अटेंड करता है तब अगर वो कोई हायर क्वालिफिकेशन कोर्स में
हायर कोर्सेज में एडमिशन ले लेता है तो वहां पर वो कंसिडर किया जाएगा और उनको रेलवे अथॉरिटी का परमिशन लेके 5 साल तक उनको टाइम लिमिट दिया जाएगा, जिसके अंदर उनको वो कोर्स है कंप्लीट करना है और वो जो कॉम्पिटिशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट है वो वही क्वालिफिकेशन के लिहाज से वहां पर कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अभी कहा गया है कि ए और बी, ये जो अबव 2 कंडीशंस है, ये अबव कंडीशंस में अगर ये देखा जाता है कि जो भी कैंडिडेट है, जो एप्लीकेंट है, जो अगर कोई हायर कोर्सेज में वो एडमिशन ले चुके हैं और उनके जो एकेडमिक ईयर है वो स्पिल ओवर हो चुके हैं, यानी कि मान लीजिए आपका 3 ईयर का ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड है और आपका 4 साल हो गया इसको कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा और वो जो व्यक्ति है जो एप्लीकेशन डाल रहा है कॉम्पिटिशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए, उनको लेवल 7 के नीचे ही जो भी पोस्ट है उसी पे कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये भी कहा गया है कि हालांकि ये हायर क्वालिफिकेशन बेस्ड जो भी पोस्टेस है उसके लिए एप्लीकेबल है, जो 2019 में रेलवे बोर्ड का एक सर्कुलर निकला था जहां पर ये कहा गया था कि कॉम्पिटिशन अपॉइंटमेंट में भी हायर क्वालिफिकेशन को कंसीडर किया जाएगा और उसका कंसीडरेशन केवल मात्र जनरल मैनेजर के लेवल से ही होगा। मगर यहाँ पर कहा गया कि कॉम्पिटिशन बेस्ड अपॉइंटमेंट के लिए लेवल 1 का जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट रहता है वही अभी तक वो जो एक्सटेंट जो पॉलिसीज है उसके अनुसार ही अभी तक वो कायम है, यानी कि चिंता का कोई विषय नहीं है। अगर आप 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हुए हैं और अगर आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड भी पढ़े हुए हैं तो भी आप कॉम्पिटिशन अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हालांकि ग्रुप डी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, ग्रुप सी के ऐसे भी कुछ पोस्ट रहता है जहां पर आपको टेक्निकल नॉलेज रहने का और कुछ हायर क्वालिफिकेशन का रहने का जरूरत होता है, तो उसके रिगार्डिंग ही ये हायर क्वालिफिकेशन का बात यहाँ पर कहा गया है। दोस्तों इस सर्कुलर में एक बहुत ही अहम चीज यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो वेलफेयर विंग है कंसर्न डिपार्टमेंट का, वहां पर आप लोगों को जाना है और रेलवे बोर्ड ने यह स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा है कि वेलफेयर विंग आपको हर एक संभव सहायता करेगा, आपको हर एक संभव गाइडेंस भी देगा। अगर इस सर्कुलर का, इस क्लैरिफिकेशन का सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को चाहिए तो मुझे ईमेल कीजिएगा, स्पेसिफिक कंडीशन में आप लोगों को ये सर्कुलर प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कॉम्पिटिशन अपॉइंटमेंट के लिए, पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। यूट्यूब थैंक्स के माध्यम से आप लोग मेरे चैनल को कुछ भी डोनेशन कर सकते हैं ताकि मेरे चैनल आने वाले दिन में सस्टेन कर सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।